अगर मैं सेशन को यहीं से शुरू करूं तो मैं आपसे कहूं कि आ गए अमीर बनने। तो अब चूंकि हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट की, तो डूज एंड डोंट्स इन दोनों के बारे में भी मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। जितने भी कंपनीज इस समय ग्रीन एनर्जी में काम करें, आप सोचो आने वाले 2075 तक दुनिया में नेट न्यूट्रलिटी हो जाएगी। नेट न्यूट्रलिटी नहीं मतलब जीरो न्यूट्रलिटी आ जाएगी इसके अंदर, कार्बन इमिशन के अंदर। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ भी उन्हें अगर ये एहसास दिला दिया जाए कि आपके समय के साथ साथ आपको निवेश में फोकस कर लेना चाहिए, संभव है कि आपका निवेश आपको कोई एक्स्ट्रा चीज देकर चली जाए। एक कहानी है विप्रो की कहानी। मेरे प्यारे साथियों, विप्रो के बारे में कहते हैं कि अगर किसी ने वर्ष 1980 में विप्रो में 10,000 रुपए का निवेश किया होता तो वो 10,000 रुपए आज 786 करोड़ रुपए बन गए होते। यार टाटा मेरी है, बिड़ला मेरी है, अंबानी मेरा है, अडानी मेरा है, विप्रो मेरा है, टीसीएस मेरा है। समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन कौन सी कंपनी मेरी है। मैं तो कई बार चेक करता हूं कि मेरी कौन कौन सी कंपनी। सेविंग क्या होती है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो समझो, एक लाइन में आंसर समझ लो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। फाइनली मच अवेटेड सेशन हमारा शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि मैं अपने सभी साथियों को इस समय सुनाई और दिखाई दे रहा हूंगा। मेरे साथ में तमाम साथी जो इस समय प्रेजेंट हैं उन सभी का बहुत ज्यादा स्वागत है। एक बार के लिए कमेंट बॉक्स के अंदर थम्स अप करके आप मुझे बता दें कि आप मुझे सुन और देख पा रहे हैं। मैं कमेंट्स की तरफ नजर बनाए हुए हूं। सभी साथी जो मेरे साथ इस समय प्रेजेंट हैं उनके साथ में मैं इस समय उपस्थित हूं। शेखर, अभय, रवि, सुमन, जिनके भी कमेंट्स हैं, और टेक्निकल टीम कृपया आप भी एक बार चेक कर लें कि सभी के पास प्रॉपर तरीके से आवाज जा रही है या नहीं जा रही, ये भी आप एक बार जांच लें। हाँ जी, तो देखो बहुत सी चीजें आपके साथ साझा करनी है। जितना आपके लिए यह दिन खास है उतना ही मेरे लिए भी यह दिन खास है। मेरा खास होना इसलिए है क्योंकि आज पहली बार हम लोग इस एप्लीकेशन पर, जिस पर आप मुझे इस समय देख रहे हैं या जिस वेबसाइट पर आप मुझे सुन रहे हैं, यह हमारा फर्स्ट डे है इस वेबसाइट और एप्लीकेशन का। क्योंकि हम इससे पहले किसी और एप्लीकेशन पर आपकी अन्य क्लासेस ले रहे थे, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, डिफरेंट इंटरफेस है, तो थोड़ी टेक्निकलिटीज हमें भी समझनी है और आपको भी। लेकिन चूंकि लंबे समय से ऑनलाइन में खड़े रहने का अनुभव है, तो पढ़ाने में कोई असुविधा हमें नहीं है। तो आपसे बस इतनी उम्मीद की जाती है कि आज डे वन के एक्साइटमेंट को बस थोड़ा ठंडा कर करके कंज्यूम करें। यकीन मानिए कि आपका यह दिन हमेशा के लिए यादगार रहने वाला है। इसी यादगार के क्रम में मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूं कि भैया इसमें आप हमारी वेबसाइट पर भी चला दीजिए इसे, ताकि हम और दोनों तरफ से चेक कर पाएं, इनपुट प्लस आउटपुट दोनों। हाँ जी, तो आज का जो जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं वो बहुत तरह से खास है। अगर मैं सेशन को यहीं से शुरू करूं तो मैं आपसे कहूं कि आ गए अमीर बनने। क्योंकि आज जितने भी मेरे साथी इस समय प्रेजेंट हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात जरूर है कि इस क्लास के बाद कोई परीक्षा निकले ना निकले, लेकिन जीवन की परीक्षा पास हो सकती है। और जीवन की परीक्षा पास होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें जीवन की आवश्यकताएं पता हो और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए आज के इस सेशन का महत्व पता हो। मेरे प्यारे साथियों, इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप इस समय, जब आपकी शायद सेविंग 1,000 रुपए भी ना हो, और हो सकता है मेरी क्लास में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो विदेशों से इस क्लास को ले रहे हैं, जिनकी सेविंग हो सकता है महीने की लाखों रुपए में हो, इन सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब मैं ये आपको जानकारी दे रहा हूं कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, तो इसके पीछे मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूं। साथियों, मैं लंबे समय से काम कर रहा हूं, नौकरी कर रहा हूं, लंबे समय से धन उपार्जन में लगा हूं, मतलब धन कमाते कमाते 15-16 साल हो चुके हैं। लेकिन जब 15-16 साल पीछे पलट के देखता हूं तो ये पाता हूं कि मैंने कौन सी बड़ी गलतियां की और कौन सी बहुत अच्छी मैंने अच्छाइयां की। उन गलतियों को और उन अच्छाइयों को अगर कोई मुझे बहुत पहले ही बता दिया होता कि बस ये कर लेता, तो तेरा आज का दिन बहुत अच्छा होता। क्योंकि जीवन अल्टीमेटली अनुभवों से मिलकर बना है। व्यक्ति जब रिग्रेट्स के साथ बड़ा होता है तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है कि मैं ऐसा ना करता तो कितना अच्छा होता। मतलब हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं इस बात पर टिकी होती है कि काश मैंने ये गलती ना की होती। जो मैं आज आपको ज्ञान देने जा रहा हूं, अगर ये ज्ञान मुझे किसी ने मेरे 15-16 साल पहले मुझे दे दिया होता, तो शायद आज मैं मर्सिडीज जीएलई लेकर आया हूं। हो सकता है कि मैं किसी एयरक्राफ्ट के बारे में सोच रहा होता, चॉपर के बारे में सोच रहा होता कि भैया मुझे तो हेलीकॉप्टर चाहिए। मतलब निवेश की जो गुण है वो आप लोगों को बताने के लिए ये सेशन है। मैंने खुद जब इस बात की आवश्यकता महसूस की, मैंने बहुत अच्छे से देखा कि आज इंडिया में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई के अंदर अपने जीवन का बहुत बड़ा समय बिता रहे हैं। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ भी उन्हें अगर ये एहसास दिला दिया जाए कि आपके समय के साथ साथ आपको निवेश में फोकस कर लेना चाहिए, संभव है कि आपका निवेश आपको कोई एक्स्ट्रा चीज देकर चली जाए। ऐसे में आज की मैं ये जानकारी बढ़ा रहा हूं। तो अब चूंकि हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट की, तो डूज एंड डोंट्स इन दोनों के बारे में भी मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। डूज और डोंट्स से मेरा कहने का मतलब क्या है कि इस सेशन से 1% भी उम्मीद ये मत लगाना। मैं पहले भी देखो अपने प्रचार में भी ये बात बताया हूं, अभी भी फिर से एक बात बता रहा हूं। गलती से भी ये उम्मीद अपने मन में मत लगा लेना कि सर हमें ये बताने वाले हैं कि बेटा अब तुम पैसे देकर आ गए हो तो सुनो जाकर के इस कंपनी का शेयर परचेज कर लो। नहीं, नहीं बताऊंगा। इसके पीछे का तर्क ये है, ये क्लास फाइनेंशियल लिटरेसी की क्लास है। मैं आपको इतना काबिल बना दूंगा कि आपके अंदर ये फीलिंग आ जाएगी कि मुझे देखना क्या है, मुझे क्या लेना है। मैं कंपनी का नाम भी नहीं लूंगा और आपको यह बता दूंगा कि केवल इस तरह की खबरें हैं तो आप समझिए कि ये कहां लैंड होने वाली हैं।
मतलब आपको खबरें देखना सिखा दूंगा, आपको कंपनी की प्रोफाइल्स देखना सिखा दूंगा कि ये प्रोफाइल है, ये कंपनी इस तरह से निवेश में आगे बढ़ रही है, फ्यूचर इसका इस दिशा में जा रहा है। हो सकता है कि अगर आप कंपनी के इस पर्टिकुलर सेक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसकी इन डील्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, भारत के विदेशी संबंधों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बढ़ते हुए क्लाइमेट की इस अनिश्चितता को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें कि आज अगर कोई व्यक्ति बैठकर पिछले कुछ समय पहले जाए 2015 में, जब पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी, और उस समय पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर दुनिया भर के देशों ने कस्में खाई थी। कस्में क्या खाई थी कि हम लोग क्लाइमेट को लेकर के नेट न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ेंगे। तब किसी को नहीं पता था कि एक दिन सोलर एनर्जी की क्रांति आएगी। आप विचार कीजिएगा, किसी को नहीं पता था कि एक दिन आने वाले 10 साल में सोलर एनर्जी इतनी हो जाएगी कि इंडिया जैसा देश हंड्रेड्स ऑफ गीगावाट एनर्जी केवल सोलर से पैदा करेगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भरमार आ जाएगी। ये मात्र 10 साल पुरानी बात है। अब अगर आपके सामने कोई ऐसी घटना घटित हो रही है और आप में पेशेंस है कि मैं 10 साल इंतजार कर सकता हूं, विचार कीजिए कि 2015 की घटी किसी घटना पर, और ये घटनाएं रोज नहीं घटित होती हैं, वंस इन ए वाइल कभी कभी कुछ घटनाएं घटित होती हैं। आपने 2015 में केवल इतना थॉट दे लिया होता कि मैं इस तरह एनवायरमेंट में काम करने वाली किसी कंपनी में निवेश करूंगा, यानी कि मेरे स्टॉक्स उस कंपनी के साथ होंगे जो कि ग्रीन एनर्जी पर काम कर रही है। जैसे बहुत सी कंपनी, जैसे अपन आज अपने देश के अंदर अडानी ग्रीन्स का नाम लेते हैं। अडानी ग्रीन्स भी तब नहीं थी, ये तब बनकर आई है जब सरकार ने ये आइडिया लिया है। आप विचार कीजिए ना, सरकार की पॉलिसी बनती है, पॉलिसी बनते ही ये जितने भी बड़े लोग हैं, आज जो बात मैं आपको बोल रहा हूं, ये बड़े लोग क्या खेला खेलते हैं, सरकार की पॉलिसी के साथ साथ ही अपनी कंपनियां डेवलप कर लेते हैं। आप और हम कहां पिछड़ जाते हैं, हम 10 साल पीछे हैं 2015 से। हम आज सोच रहे हैं कि अडानी ग्रीन्स का शेयर यहां चल रहा है, हम ये सोच रहे हैं कि यार इसके ऊपर को यूएस ने इंडिकमेंट लगा दिया है कि ये सोलर पैनल के लिए किसी को रिश्वत दिया। 10 साल बाद का हम रोना रो रहे हैं, और ये लोग 10 साल पहले जब पॉलिसी बनना शुरू हुआ था उस समय कंपनी फ्लोट करके बैठ गए कि हाँ भाई हम लोग इस तरह से इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आपने कुछ दिनों पहले खबर सुनी होगी, खबर थी कि रिलायंस ने, यानी कि ये जो मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, इन्होंने हाल ही में खिलौने की एक बहुत बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। बहुत बड़ी कंपनी है जिसका टेक ओवर किया है। ये साल 2 साल पुरानी खबर है, जिस समय फेसबुक का इन्वेस्टमेंट आया था जियो के अंदर। अब वो खबर बनी कैसे? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने खिलौनों के लिए कह दिया था कि हम इंपोर्ट को रोकेंगे, हमारे पास जो चाइनीज खिलौने आ रहे हैं उनके स्थान पर हम इंडियन खिलौनों पर फोकस करेंगे। अब आप थॉट दीजिए, आप इंडियन खिलौनों की बात कर रहे हैं, चाइनीज माल बंद होने वाला है, ये लोग कहां दिमाग लगा दिए? ये लोग दिमाग लगा दिए कि इसका मतलब अब इंडियन माल की जरूरत पड़ेगी। और देखिए, हमारे देश की सूचना क्रांति को आप देखिए, अगर आप ऑब्जर्व करें तो कहते हैं राजीव गांधी जी सूचना क्रांति के सबसे बड़े पायनियर थे, जो सबसे पहले इस थॉट को लेकर आए थे कि कंप्यूटर से क्रांति हो सकती है। वो कंप्यूटर की क्रांति सोचकर आए थे। वो कंप्यूटर की क्रांति आगे बढ़ते बढ़ते मोबाइल के अंदर 2G 3G 4G 5G तक आ गई। ये वो लोग थे जो उस समय समझ गए थे कि आने वाले समय में जो डिश टीवी लगी हुई है उसके जगह पर इंटरनेट से टीवी चलने लगेगा। ये इतने आगे का विजन बना लिए। अब आप कहेंगे सर हम तो अंबानी, अडानी, मित्तल ये तो हम है नहीं, बिरला, टाटा ये तो हम है नहीं। कोई बात नहीं, आप नहीं है, बस यही थॉट आप में विकसित करनी है। ये जो लाइन है ना शेयर, इसका मतलब ये है कि ये आपको अपनी समझनी है। खेला ये है इस पूरी दुनिया का साथियों, बस इस सोच को बदलना है कि ये मेरी है। बस ये सोच जिस दिन आप में आ गई कि ये मेरा है, चल रहा है सब सही। अगर आप में ये सोच विकसित हो गई कि ये सब मेरा है, अब हमें केवल एक थॉट बदलनी है। आज की इस क्लास का जो बहुत बड़ा मोटिवेशन है वो ये कि आप में ये विश्वास देना कि ये सब मेरे हैं। हम भारत वाले हैं, हम दुनिया को अपना मानते हैं, लेकिन मानते बोलने में है। हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, विश्व मेरा परिवार है। ये बात बोल तो देते हैं, लेकिन इस बात को मानते नहीं है जनाब। आप विचार कीजिए मैं क्या बात बोल रहा हूं, फिर से गहराई से सुनिए। विश्व मेरा है, ये लाइन बोलते हैं, मानते क्यों नहीं है हम मान लें अगर कि इस विश्व के अंदर जितनी भी कंपनियां चल रही हैं सब मेरी ही तो हैं, और इस विश्वास के साथ मुझे जिंदगी जीनी है। आपसे कोई पूछे और भाई साहब क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है भाई साहब, मेरी जो कंपनियां क्या ग्रो कर रही हैं, मैं एकदम बिल्कुल बड़ा अमीर आदमी हूं। बोले आप कैसे इतने अमीर आदमी हैं? यार टाटा मेरी है, बिड़ला मेरी है, अंबानी मेरा है, अडानी मेरा है, विप्रो मेरा है, टीसीएस मेरा है। समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन कौन सी कंपनी मेरी है। मैं तो कई बार चेक करता हूं कि मेरी कौन कौन सी कंपनी है। ये वाला जो भाव है ना कि मेरी कौन कौन सी कंपनी है, ये फीलिंग ही है ये शेयर। शेयर का मतलब क्या होता है जी? अंग्रेजी है ये शेयर, इसका हिंदी अर्थ है मेरा हिस्सा। आपने अगर पुष्पा मूवी देखी है, ऑब्वियसली 1000 करोड़ रुपए का वो पहले बार में ही कारोबार कर गई है। तो पुष्पा 1 जब आई थी, तो पुष्पा 1 में वो कंधा उठा करके एक ही बात तो कह रहा था कि मुझे पार्टनर बनना है, पार्टनर बनना है, पैसा नहीं लेना है। वो स्मगलिंग जब कर रहा था, तो वो बड़े वाले गुंडे से पार्टनरशिप मांगते हुए यही तो कहा, 4% का ही पार्टनर रख ले, पर पार्टनर रख। मेरे भाई जब फिल्म आपको ये सिखा रही है कि परसेंटेज 4 ही हो, पार्टनर बना लो, तो आपको भी ये समझ में आना चाहिए कि इस पूरी दुनिया की कंपनियां आपसे यही तो कह रही हैं कि मालिक पार्टनर बनिए ना। आप पार्टनर बनिए। पार्टनर में ये मत देखिए कि मेरे पास इस कंपनी का 0.00001% है, अजी मैं पार्टनर हूं। पार्टनर की हैसियत से बात करता हूं। अब आपके दिमाग में कोई बिठा दे कि यार आप तो ना स्टेक होल्डर नहीं हो। आपको पता है कंपनी के मालिक तब होते हैं जब 51% शेयर आपके पास होता है। तो मैं आपसे एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्वेश्चन पूछता हूं। चलिए मुझे आप में से कितने लोग हैं जो ये बता पाएंगे कि अनअकैडमी का नाम आपने सुना होगा, अनअकैडमी के फाउंडर्स का नाम भी सुना होगा, रोमन सैनी, गौरव मुंजाल, इनके नाम सुने होंगे। जब आप इनके नाम सुनते हैं तो आपको क्या लगता है कि कंपनी इनकी है? होपफुली आपके दिमाग में ये फीलिंग आती होगी कि कंपनी गौरव मुंजाल और रोमन सैनी की है। अगर नहीं भी आती तो जान लीजिए, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, अवेयर लोग हैं, और मार्केट में जितनी जानकारी रखें उतना अच्छा है ना? यही आती है ना? लेकिन अगर मैं आपको एकदम अंदर की बात बता दूं, तो ये दोनों लोग मिलकर के 6% के भी हिस्सेदार इस पूरी कंपनी में नहीं है।
6-7% इनके पास इस पूरी 100% कंपनी के अंदर हिस्सेदारी है। भाई कृपया कर करके थोड़ा थम्स अप करते रहिएगा। अगर आपको बातें समझ में आ रही हो तो अपना थम्स अप करके मुझे ये बताते जाइएगा कि हाँ, यू आर देयर एंड यू आर लिसनिंग। तो सो दैट मुझे मतलब आपके रिएक्शंस ओके, यस, हाँ, इनसे मुझे आपकी जानकारियां पता चलती रहें। तो कम से कम ये रहेगा कि हाँ, आप मेरे साथ प्रेजेंट हैं। हैं? तो मेरा सवाल समझे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मेरा कहने का अर्थ यह है कि जब आपको यह बात बताई जा रही है कि इस कंपनी में फलाना सिंह इतने से हिस्से का भागीदार है, इतने से हिस्से का भागीदार है, तो आपके मन में एकदम विश्वास उठ गया। क्या बात कर रहे हो? अखबारों में तो हेडलाइन उनकी ही बनती है। हाँ भाई, इनिशियल आइडिया उनका था। आज उसके स्टेक होल्डर्स इन्वेस्टर्स हैं, बड़े लोग उसके इन्वेस्टर्स उसके होल्डर्स हैं। इसको ऐसे समझने का प्रयास कीजिए कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हमारे आसपास चलती हुई हमें दिख रही हैं, इन सभी बड़ी कंपनियों में आप और मेरे जैसे लोग बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। बस वो इस बात की खुशफहमी पाले हुए हैं कि वो मालिक हैं, और आप इस बात की दुखफहमी पाले हुए हैं कि मेरे पास तो इत्तू सा ही तो हिस्सा है, मैं इत्तू से हिस्से का क्या करूंगा। तो मेरा कहने का कुल जमा अर्थ जो है वो संभवतः आपको समझ में आ रहा हो। कहीं ना कहीं इस पूरे भारतवर्ष में अब नए मालिक पैदा होने वाले हैं। आप और हम इस जर्नी में नए मालिक बनने निकले हैं, और इन नए मालिकों में यह विश्वास दिलाना कि आप जिस स्तर पे आज शुरू करने वाले हैं, विश्वास कीजिए कि एक दिन आप बहुत बड़े बनेंगे। आप कहें सर हम कैसे विश्वास कर लें? तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक कहानी है विप्रो की कहानी। मेरे प्यारे साथियों, विप्रो के बारे में कहते हैं कि अगर किसी ने वर्ष 1980 में विप्रो में 10,000 रुपए का निवेश किया होता, तो वो 10,000 रुपए आज 786 करोड़ रुपए बन गए होते। ध्यान से सुनिएगा, कितनी बड़ी बात बता रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, अगर किसी ने 1980 में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया होता, तो 10,000 रुपए आज 786 करोड़ रुपए बन चुके होते। वो आज 786 करोड़ रुपए बन गए होते। ये बात आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। अब आप कहेंगे सर 1980 में 10,000 रुपए भी किसके पास हुआ करते थे? मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने शुरुआत में एक लाइन बोली, आप बस उस लाइन को नहीं पकड़े। अगर पकड़ गए होते तो सारा खेला हो गया होता। आप पूछेंगे कौन सी वाली लाइन नहीं पकड़ी? मैं कह रहा हूं आपने जो लाइन नहीं पकड़ी वो ये है कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि समझदार लोग वो हैं जो समय रहते हुए पॉलिसीज को पकड़ते हैं। मैं इस आदमी को समझदार नहीं मानता जिसने 10,000 रुपए का निवेश किया। ये तो कोई अलग आदमी है जो 10,000 का निवेश किया। मैं उसे समझदार मानता हूं जिसने राजीव गांधी जी के टाइम पीरियड में यह थॉट विकसित की थी कि आने वाला समय कंप्यूटर का है। टाइम पीरियड याद करिए, टाइम पीरियड याद करिए, विप्रो की स्थापना याद करिए। आप यह ध्यान करिए कि विप्रो हो या टीसीएस, ये किस दौर में आए हुए ब्रांड्स हैं। ये उस दौर में आए हुए ब्रांड्स हैं जिस समय पर भारत में डिजिटल क्रांति बस बातों में थी कि कोई कंप्यूटर जैसी चीज होती है। सोचिए ना, जब मैंने आपको सेशन के शुरुआत में कहा कि आप अगर ग्रीन एनर्जी पर दिमाग लगाने की आज से शुरुआत कर दें, तो आपका नॉलेज ही, मैं आजकल एक बात पर बहुत ज्यादा विश्वास करने लगा हूं, और वो विश्वास इस बात का है कि इंफॉर्मेशन इज द मनी। अब ये इंफॉर्मेशन मनी है, यही बात हमें विश्वास से मान लेनी है। जिस समय किसी ने 10,000 लगाए थे, मैं उस बुद्धिजीवी से ज्यादा इस विप्रो वाले को बुद्धिजीवी मानता हूं जो समय की जरूरत पकड़ गया था। आप समझे? ऐसे में इस दुनिया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो समय की जरूरत पकड़ गए। मेरे प्यारे साथियों, 10,000 लगाने वाला 40 साल में 786 करोड़ बनाया। पहला सवाल, सर मेरे पास 10,000 क्या मेरे पुरखों के पास में, हम तो सर 40 साल के हैं भी नहीं, अभी तो बहुत छोटे हैं। आपके पिताजी को ले लेते हैं, सर उनके पास 10,000 रुपए तो नहीं होंगे। हमारे पिताजी कहते थे पहले तो बेटा जब हम छोटे थे तनख्वाह 5-5 हजार रुपए तो तनख्वाह हुआ करती। कोई बात नहीं पिताजी, आप पूरे एक साल में 10,000 मत लगाओ, 1,000 तो लगाए होते। अगर आप 1,000 भी लगाए होते ना, ये 786 करोड़ आज 78 करोड़ रुपए होते। कितने होते? 78 करोड़ रुपए। और लगाना एक बार का था, 78 करोड़ रुपया देकर जा रहा था। सर मेरे पास तो 1,000 भी नहीं थे, सच बता रहा हूं। हमारे घर में तो किस्से यूं हुआ करते थे कि गुड़ जो है ना रुपया किलो मिलता था, रुपया में भी 5 किलो मिलता था। इतना सारा गुड़ आता था, सब लोग मिठाई समझ के खाते थे। अच्छा, मैंने कहा 1,000 भी नहीं थे, 100 थे। बोले हाँ हाँ हाँ, 100 तो सर जोड़ जाड़ के कर्ज फर्ज ले के कर ही लिए होंगे किसी ने। मैं कहा 100 भी नहीं थे ना, तो ये सेशन भी भाई आपके लिए नहीं है। मतलब 100 तो यार मतलब एक बेयर मिनिमम नीड है। साल भर में आदमी 100 की तो सेविंग कर ही लेगा। 40 साल पहले भी यार, 40 साल पहले अगर किसी के पास 100 रुपए थे, तो भी 7.5 करोड़ रुपए उसके पास आज होते। अच्छा, इस नंबर पर फोकस करिए आप। आज 7.5 करोड़ रुपए की कोई वैल्यू है? आंसर है जी हां। आज भी 7.5 करोड़ इतने हैं सर कि अगर मेरे पास 7.5 करोड़ आज हो, तो मैं नौकरी छोड़ के बैठ सकता हूं, सारा काम छोड़कर बैठ सकता हूं। आवश्यकता किस बात की थी? आवश्यकता इस बात की थी कि आपने 40 साल पहले ये सोच ले ली थी। तो देखो, मैच किस बात पे हुआ? भावनाओं में बह के नहीं। मैं आप लोगों को कभी नहीं सिखाऊंगा। देखो, मैं पहले बोल दे रहा हूं, आप हो सकता है कि आज 1,000 रुपए के नुकसान में चले गए हो, लेकिन मैं पहले ही दिन क्लियर कर दे रहा हूं और ऑनेस्टली कर दे रहा हूं। मेरा जैसा ऑनेस्ट आदमी शायद खुद को भी मैं नहीं पाता कोई और मुझे मिले। और मैं फिर से कह दे रहा हूं, मैं आपको कोई फर्जी काम नहीं सिखाऊंगा। मैं आपसे 1% नहीं कहूंगा जाओ ये काम कर, नहीं करूंगा भाई। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मैं टीचर हूं यार, और मुझे बीइंग ए टीचर आपको इतना फाइनेंशियली लिटरेट करना है कि बोलने की जरूरत नहीं पड़े। आप खुद से न्यूज़ को कैलकुलेट कर ले रहे हो कि हां भाई दुनिया में ये चल रहा है, दुनिया में ये चल रहा है, बस आप खुद से कैलकुलेट कर रहे हो। आपको खुद से समझ में आ रहा है कि हो गया बाबा, क्लियर हो गया, क्या चल रहा है, हो गया, क्लियर हो गया। बहुत कम समय ऐसे होते हैं दुनिया में जब बहुत ज्यादा लैंडमार्क डिसीजंस आते हैं। हो गया बोले, हो गया, खेला समझ में आ गया, खेला किस दिशा में जा रहा है। अभी आप सोचो, जितने भी कंपनीज इस समय ग्रीन एनर्जी में काम करें, आप सोचो आने वाले 2075 तक दुनिया में नेट न्यूट्रलिटी हो जाएगी। नेट न्यूट्रलिटी नहीं मतलब जीरो न्यूट्रलिटी आ जाएगी इसके अंदर, कार्बन इमिशन के अंदर कार्बन जीरो आ जाएगा।
जीरो कार्बन की तरफ कंपनियां बढ़ेंगी। दैट मींस आप सोचो कि फ्यूचर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का मार्केट है, फ्यूचर में पेट्रोल डीजल के अंदर निवेश करना अच्छी बात नहीं है। शेल जैसी कंपनियां, आईएनजीसी, ओएनजीसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये जितनी भी कंपनियां हैं, यदि इन्होंने समय रहते हुए अपनी प्रोफाइलिंग नहीं बदली। आप सोचें, आज एनटीपीसी जो भारत के अंदर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, वो करती क्या है? वो कोयले से बिजली पैदा करती है ना? आप सोचो कि अपन लोग तो समझदार हैं, अरे एनटीपीसी बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, बीएसएनएल भी बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी, मिनट दो लगे अगर समय के साथ नहीं चली, खत्म के आसपास आ गई। एनटीपीसी एनटीपीसी समझदार महारत्न कंपनी है, समय से समझ गई कि यार जिस तरह से दुनिया चल रही है, अगर वैसे ही चलती रही तो भाई ये लोग तो कोयले से बिजली बनाने ही नहीं देंगे। अब तो ये हर जगह सोलर पैनल लगा के बैठ गए, घरों पर सोलर पैनल, सब जगह सोलर पैनल। तो एनटीपीसी ने समय रहते रहते निवेश करना शुरू किया किस चीज में? आप देखो आजकल एनटीपीसी के सोलर पावर प्लांट लग रहे हैं। जहां जा रही है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रही है, हाइड्रो पावर एनर्जी पर काम कर रही है, विंड पावर एनर्जी पर काम कर रही है, सोलर पावर पर। मतलब समझिए, खेला समझिए। इन बड़ी कंपनीज को केवल इस तरह से खबरें, केवल खबरों को मनोरंजन के लिए मत पढ़िए, खबरों को इस तरह से भी पढ़िए कि इसको मैं अपने हिसाब से कैसे काम में लूंगा। अगर खबरों को अपने हिसाब से काम में लेना है तो मुझे ये समझना है कि दुनिया किस तरफ जा रही है। और देखो, कोई अंधा आदमी है ना जो कि अपने आंख पर जानबूझकर पट्टा बांध लिया है कि मैं नहीं देखूंगा दुनिया में क्या चल रहा है, वही मारेगा। अदरवाइज इस दुनिया में सब तर जाएंगे। आपको थॉट देनी है कि दुनिया इस तरफ जा रही है, साफ दिख रहा है, दुनिया में ये हो रहा है, साफ दिख रहा है। आज आप सोचें, पूरी दुबई जो अपने यूएई के बारे में हम बात करते हैं, तेल हुआ करता था, इन्होंने तेल की पहचान ही मिटा दी। ये तेल के लिए नहीं जाने जाते आजकल, ये टूरिज्म के लिए जाने जाते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं अपनी फ्रीडम के लिए, ये जाने जाते हैं सिक्योरिटी के लिए। इन्होंने समय रहते परिवर्तित कर लिया कि बोले तेल नहीं है फ्यूचर, 20 40 50 साल बाद में तेल के ऊपर लड़ाइयां बंद हो जाएंगी। थॉट समझ गए आप? अगर थॉट समझ गए तो यही थॉट आपको आज के सेशन में बार बार इग्नाइट करनी है मुझे, कि आप समझें कि आप मालिक की तरह सोच रहे हैं, विजनरी होकर सोच रहे हैं कि जब मैं 40 साल बाद बैठूंगा घर पर तो मेरी कंपनियां चल रही होंगी सब जगह, और मैंने डिसाइड कर रहा होगा ये कंपनी थी। हर दिन पैसा नहीं लगाना, बस सोच लिया कि इस दिशा में चलना है, पोर्टफोलियो ऐसा बनाना है अपना कि अपनी कंपनियों में 50 एक कंपनियों के बढ़िया शेयर हो, उनमें अपना पैसा लगा हुआ, वो कंपनी ग्रो कर रही हो, अपन तो आराम करेंगे, मालिक लोग हैं भाई, अपन काम थोड़ी करें। दैट्स द प्रोसेस टू थिंक। ठीक है? तो मेरे प्यारे साथियों, 100 रुपए लगाने वाला 7.5 करोड़ अगर बना गया तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जिसे आप समझकर चल सकते हैं। कैसे बने इस पर हम फिलहाल रिसर्च नहीं करेंगे। तो हम साहब किन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, हमारे इन पूरे की पूरे सेशंस में जो आपको दिए जाएंगे उसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट कुछ इस प्रकार से होने वाला है। हम इस इंट्रोडक्शन ऑफ शेयर मार्केट में एंट्री कर चुके हैं। हम चर्चा करेंगे कि हमें निवेश क्यों करना चाहिए, मार्केट इंटरमीडिएरीज क्या है, आईपीओ कैसे आता है, हमें इस मतलब स्टॉक फ्लक्चुएट कैसे करता है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स कैसे काम करते हैं, स्टॉक मार्केट के इंडेक्स क्या होते हैं, सेटलमेंट प्रोसेस क्या होते हैं, कॉर्पोरेट के एक्शंस, डिविडेंड, बोनसेस, बायबैक्स ये क्या होते हैं, ऑर्डर के टाइप क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस किस प्रकार के होते हैं, चार्ट टाइप किस प्रकार के होते हैं, टाइम फ्रेम कैसे होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस इस पर बात करेंगे। फिर फंडामेंटल एनालिसिस पर हम बात करेंगे, हम माइंडसेट ऑफ इन्वेस्टर पर बात करेंगे, हम फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस पर बात करेंगे, हम फ्यूचर ट्रेडिंग पर बात करेंगे, हम इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग पर बात करेंगे। यानी कि हमारे इन सेशंस में मेरे प्यारे साथियों, आपको जिस क्लास में आज आप एडमिशन लिए हैं, इसमें मैं आपको ये सब बातें गामा थीटा वीगा ये सब सिखाऊंगा। ये सब चीजें ऐसे सिखाऊंगा कि मतलब आप समझो, जैसे मैं अपने जीवन में 1000 रुपए का आज इन्वेस्टमेंट किया है ना, हो सकता है कि अगर वो सद्बुद्धि के साथ बैठा रहे और 40 साल बाद मुझे फिर से याद करे, हो सकता है तब तक मैं तारों के बीच टिमटिमाता रहूं, लेकिन आप उस समय मुझे याद करें तो कहें कि यार एक आदमी था, सलाह उसने सही समय पर बहुत सही दी थी, अगर मान ली होती तो बहुत बढ़िया होती। ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको टेबल ऑफ कंटेंट देखकर एक उम्मीद तो ये जग गई होगी कि भाई यहां पर जो भी चीजें बताई जाएंगी वो होंगी तो एट पार। जिनके मन में बहुत दिनों से था पढ़ाओगे क्या, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, सिखाऊंगा नहीं, ट्रेड नहीं कराऊंगा, ये नहीं है कि लो भाई आओ आओ इस पर अब पैसा लगाते हैं, ये पुट करो, मैं सिखा सब दूंगा, कैसे करते हैं ये सिखा दूंगा। मैं ये नहीं करूंगा कि इसमें, मैं बार-बार बोल रहा हूं, प्लीज मुझे गलत ना लें। आपको नफरत है मुझसे तो गालियां देकर चले जाएं, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन ना लगाएं कि सर आप हमें ट्रेड लगाओगे कि लो बेटा लगाओ इसमें, नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है। लगभग अपने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर 10 मिलियन लोग हैं। अगर गलती से मैंने किसी भी कंपनी के बारे में एक बार कॉल दे दिया, पता चले कि पूरी कंपनी ऊपर से नीचे हिल गई, कुछ शेयर्स ऊपर नीचे हो गए, पता चले मेरे कंठ पर सेवी आके खड़ी हो गई कि हां भैया तू इधर आ जा। मैं डरपोक प्राणी हूं, टीचर आदमी हूं, मैं डर के खुश रहना चाहता हूं, है ना? तो कृपया करके मुझ पर प्रेशर ना डालें। सिखा मैं सब दूंगा, फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस सिखाऊंगा, मतलब इतना कंटेंट सिखाऊंगा कि आपकी ये यात्रा बड़ी सराहनीय होने वाली है। तो आते हैं अब हमारे सेशन के दूसरे पोर्शन पर, जिसका नाम है हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए सर। मतलब आपकी सारी बातों से हमें एक बात तो अब तक समझ में आ गई कि हमें खबरें देखनी कैसे होती हैं, क्योंकि आपकी बातों में ही ये छिपा है कि अच्छा ईमानदार इंसान वो है जो पूरी कंपनियों को अपना मानता है। ये पहला थॉट प्रोसेस है कि ये सब मेरा है, ये जगत जो है ये पूरा मेरा है, इसमें जितने भी कंपनियां चल रही हैं वो सब मेरी हैं, बस मुझे उन कंपनियों में अपने अपने हिस्से डालने हैं। लेकिन उससे भी एक बहुत बड़ा बेसिक सवाल आता है, और वो ये है, सर मैं इन्वेस्ट करूं तो करूं क्यों? मतलब ये बहुत बड़ी बात है ना सर, मैं क्यों करूं सर, मेरे पास खूब बढ़िया पैसा है सर। मैं आपको बताऊं, देखो मेरी बढ़िया 20-50 हजार रुपए टाइप की तनख्वाह है। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस थॉट प्रोसेस के होंगे, सर 20-50 हजार तनख्वाह तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हम लोग 10,000 रुपए घर वालों से मंगाते हैं अपने खर्चे के लिए। 10,000 रुपए घर वाले हमको भेजते हैं, हम उसमें से भी ना सर 1000 रुपए बचाकर गुल्लक में रखते हैं, अगले महीने काम आ जाएंगे। उन 1000 रुपए से कई बार दोस्तों के साथ पार्टी कर लेते हैं सर, कई बार हम जाते हैं तो कहीं घूमने निकल जाते हैं बिना घर वालों को बताए। और सर बुरा मत मानना सर, हमें गंदी आदतें भी हैं, थोड़ी बहुत कभी-कभी बोतल सोतल खोल लेते हैं हम। ये जो 1000 रुपए बचाने वाले लोग भी हैं ना, आज भी इस सेशन को गंभीरता से सुनना। ये जो महीने का 1000 रुपए भी घर वालों के मिल रहे पैसे से बचा रहे लोग हैं ना, अगर आज वो इस कहानी को ध्यान से सुन गए तो भी उनका जीवन बदल जाएगा। मैं आपको उस दिशा में लेके चल रहा हूं। ठीक है? तो आइए साथियों यहां पर चलते हैं। तो अब आता है कि हम इन्वेस्टमेंट का बहुत बेसिक सा मतलब समझे कि ये है क्या। मैं इसको कैसे समझता हूं, पहले मैं वो बताता हूं। देखो क्या है,
मैंने एक नौकरी करी, जैसे मान लीजिए मैं किसी XYZ नाम की कंपनी में नौकरी करता था। उस कंपनी के अंदर नौकरी में मुझे तनख्वाह मिलती थी। तनख्वाह मिलती थी अंकित अवस्थी के सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक काम करने की। मान लीजिए मुझे 20-50 हज़ार रुपए तनख्वाह जो भी मिलती थी, मान लीजिए 50 हज़ार रुपए तनख्वाह मिलती थी। 50 हज़ार रुपए तनख्वाह ली मैंने, 9 से 6 काम किया बढ़िया से, ठीक है साहब। और इस 10-50% का मतलब ये जो 50 हज़ार रुपए मेरी जो तनख्वाह थी, इस तनख्वाह को मैंने बढ़िया से सोचा कि मैं इसमें से इतना पैसा खर्च करूँगा, इतना मैं सेविंग करूँगा और इतना भविष्य के लिए कुछ खरीदने में लगाऊँगा। अब ये खरीदना भी क्या मैं बताऊँगा। देखो, दुनिया के बहुत बड़े-बड़े विचारकों ने इस पर भी राय रखी हुई है कि आप अगर ₹100 कमाते हैं, तो 50 रुपए उन 100 में से अपनी ज़रूरतों पर खर्च करें। मतलब आपको आटा खरीदना है, नमक खरीदना है, दाल खरीदनी है, सब्जी खरीदने हैं, कपड़े खरीदने हैं, जो आपके जीवन यापन के लिए ज़रूरी है। ठीक है? मतलब ये आपकी वांट्स हैं। वांट्स मतलब ज़रूरत है मुझको इनकी। भाई मैं इनके बिना नहीं चल सकता। भाई मेरा मोबाइल रिचार्ज नहीं हुआ या फिर मेरा मतलब घर का बिल, बिजली का बिल नहीं भरा तो मैं जीऊँगा कैसे? ये तो मेरी ज़रूरतें हैं। मतलब ये वो हैं जो मेरी वांट्स हैं। अच्छा, लेकिन मुझे कुछ आवश्यकताएँ भी हैं। आवश्यकताएँ कैसी हैं? मेरे को आवश्यकता है कि मेरा एक फ़ोन अच्छा होता तो अच्छा होता, या फिर मेरा मन है कि मैं पुष्पा 2 देख कर आऊँ, या मेरा मन है कि मैं बाहुबली देख कर आऊँ, मेरा मन है कि मैं यार घूम करके आगरा घूम कर आऊँ, मेरा मन है शिमला मनाली घूम कर आऊँ। ये क्या है मेरे वांट्स के अलावा नीड्स। मुझे लगता है यार, मुझे लगता है इतना तो खर्चा करना चाहिए मुझे। मेरे जीवन का मतलब ही क्या अगर मैं केवल और केवल बस रोटी-पानी के लिए कमाता रह गया, दाल-रोटी के लिए कमाता रह गया, फिर क्या ही मतलब है? अच्छा, तो मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छे-अच्छे बुद्धिजीवियों ने एक नियम दे रखा है और वो नियम कहलाता है 50-30-20 का नियम। 50% जो अपना धन है, वो आप खर्च करें अपनी वांट्स पर कि मुझे चाहिए जो अति आवश्यक है। 30% आप अपनी रोकड़े का खर्च करें इस बात पर कि मैं इस बात में निवेश कर मतलब ये मेरी सुख शांति के लिए ज़रूरी है। और अपनी कमाई का 20% बचाकर आप इन्वेस्टमेंट में डाल दें। अब आपके दिमाग में एक सवाल बना, इन्वेस्टमेंट में डाल दूं कि सेविंग में डाल दूं, इसमें क्या अंतर है? मैंने कहा आओ अब मैं आपको वहां लेकर चलता हूं। सेविंग क्या होती है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो समझो। एक लाइन में आंसर समझ लो। सेविंग है कि मेरी 50,000 तनख्वाह थी, 20% बचाया, 10,000 रुपए मेरे घर में आया। इस 10,000 को मैंने अपने घर के किसी अलमारी में लॉकर का ताला खोल के चाबी घुसंड मार के ताला मार के धर दिया। कई बार आपने सुना होगा तिजोरी में इतना धन मिला, किसी के रेड पड़ी इतना धन मिला। 10,000 रुपए आपने तिजोरी में डाल दिए, अगले महीने फिर 10,000 डाल दिए, अगले महीने फिर 10,000 डाल दिए। आपने भरते 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 साल भर में आपने 1,20,000 रुपए इकट्ठे कर लिए। बहुत बढ़िया, काबिल तारीफ काम है। लेकिन आपको पता है जब आपने ये बुद्धिजीवी वाला काम किया, उस समय जब आप सो रहे थे, आपका पैसा भी सो रहा था। बस यहीं से सारी बड़ी गलतियां शुरू हो गई। इन्वेस्टमेंट का जो बहुत बड़ा नियम है वो ये है कि जब आप सो रहे हो तो आपका पैसा नौकरी करने गया हो। अगर कोई पूछे व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, तो मेरी एक लाइन में आंसर ये है कि जब आप सो रहे हो तो आपके बिहाफ पर कोई नौकरी करने गया हो। सर ये कैसे हो सकता है?